The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स के इस कोर्स में सबसे पहले मैंने आपके साथ सिलेबस को डिस्कस किया। सिलेबस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए और पार्ट बी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने पार्ट सी को स्टार्ट किया था और हमने इंट्रोडक्शन किया था आर्हेनियस इक्वेशन का और एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म तक हम लोग पहुंच गए थे। आज उस डिफरेंशिएटेड फॉर्म को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं और इंटीग्रेट करने के बाद जो जो इक्वेशन आपके पास बनकर आएंगी उन इक्वेशन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके पास आए हैं प्रीवियस ईयर, चाहे वो CSIR नेट के अंदर आए हों, गेट के अंदर आए हों या फिर जैम के अंदर आए हों, उन क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 17 of chemical kinetics और लास्ट लेक्चर के अंदर हम एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म तक पहुंच गए थे आर्हेनियस इक्वेशन को लेकर और वो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है d/dt ऑफ ln k इज इक्वल टू a अपॉन में RT का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो इसका डेरिवेशन हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, आर्हेनियस ने क्या थ्योरेटिकल एप्लीकेशन दी थी, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ RJ एकेडमी के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहां पर आपको केमिकल काइनेटिक्स की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जहां से आप लोग केमिकल काइनेटिक्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से फॉलो कर सकते हो। तो इस इक्वेशन तक हम लोग पहुंचे थे। ये इक्वेशन हमारे पास कैसी थी, एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म की इक्वेशन थी। अब हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और जो इक्वेशन आपके पास दोबारा से बनकर आएगी उस इक्वेशन को हम लोग याद करेंगे क्योंकि उसके ऊपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट के अंदर भी, गेट के अंदर भी और IIT जैम के अंदर भी। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए हैं नेट के अंदर, गेट के अंदर और IIT जैम के अंदर, सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर से, सिर्फ डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर के ऊपर से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। आज इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। लेकिन जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे टाइप यहाँ पर मैं आपको कवर करा दूं। तो डिफरेंशिएटेड फॉर्म आपके पास है d/dt ऑफ ln k इज इक्वल टू a अपॉन में RT का स्क्वायर। तो अब जल्दी से क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट आप लोग 2 तरीके से कर सकते हो, लिमिट के साथ भी कर सकते हो और बिना लिमिट के भी कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, जहां पर भी आपके पास वेरिएबल्स हैं, अगर आपके पास t यहां पर वेरिएबल है तो dt को भी आप लोग क्या करो, t के पास ले जाओ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर, अपने dt को लेफ्ट हैंड साइड से क्या कर दिया, मैंने इसको राइट हैंड साइड के अंदर ले गया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ d ln k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन में RT का स्क्वायर dt। अब इंटीग्रेशन को और डिफरेंशिएशन को मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर्स को पढ़ाते हुए। तो अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम है या फिर डिफरेंशिएशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख सकते हो। वहाँ पर मैंने अलग से क्लास ली हुई है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। यहाँ पर मैं अपने डायरेक्ट रिजल्ट को यूज़ करूँगा और अपने एक्सप्रेशन तक पहुँच जाऊँगा। जैसे कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। सेम उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ d ln k क्या हो जाएगा, मेरे पास ln k हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ d ln k क्या हो गया, मेरे पास ln k हो गया इज इक्वल टू e आपके पास क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, बाहर ले जाओ। r क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, बाहर ले जाओ। e अपॉन में r को मैं बाहर ले गया, अंदर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर dt। और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/t हो जाएगा। अगर आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हो बिना लिमिट्स के साथ तो आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट को भी अटैच करना पड़ेगा और इस कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग कैसे निकालते हो, या तो बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हो या फिर इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करते हो। लेकिन आर्हेनियस ने ना तो बाउंड्री कंडीशन का यूज़ किया ना ही उसने इनिशियल कंडीशन का यूज़ किया। उसने डायरेक्टली बोल दिया कि जो कांस्टेंट आपके पास यहाँ पर निकल कर आया है इस कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है, ln a के बराबर होती है। और इस a को आप लोग क्या
बोलते हो, आर्हीनियस फैक्टर बोलते हो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हो, आप इसे कुछ भी बोल लो। ये जो कांस्टेंट आपके पास यहाँ पर है इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ln a के बराबर आ गई। अब आर्हीनियस ने यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, लेकिन आगे जाकर हम पढ़ने वाले हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू ln a के बराबर क्यों आई। यहाँ पर आपको डायरेक्टली यूज करना है कि जो आपका कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है, ln a के बराबर है। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ है, इस कांस्टेंट की जगह मैंने यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया। इस कांस्टेंट की जगह क्या पुट कर दो आप लोग, ln a को पुट कर दो, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ln k इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन में r इंटू में 1/t प्लस ln a। मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, ताकि आप लोग इसे रिलेट कर पाओ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, जो क्या होती है y इक्वल टू mx प्लस का c। अगर आप लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि ln k और 1/t के बीच में जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और इसका स्लोप आपके पास कैसा होने वाला है, नेगेटिव स्लोप होने वाला है। और स्लोप किसके बराबर होगा आपके पास, यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस का e अपॉन में r के बराबर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप हो गया माइनस का e अपॉन में r, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, ln a के बराबर हो जाएगा। तो ग्राफ के ऊपर से भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको ये वाली फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी याद रखनी है। ये फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म को आप लोग याद रखिए, क्योंकि इस फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट के अंदर। आज के इस लेक्चर के अंदर ही मैं आपको वो कराने वाला हूं। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करोगे तो आपके पास ये बहुत फेमस इक्वेशन आ जाएगी, k इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ए अपॉन में आर टी। सबको ये इक्वेशन याद है, कैसे यूज करते हैं वो सब भी याद है, क्लास 12 से आप लोग इस इक्वेशन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करोगे तो आप लोग इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो। तो कर देखिए, क्योंकि मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की आपको क्वेश्चंस के अंदर भी जरूरत पड़ती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी क्या हो जाएगी, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ते हुए। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े से घुमाकर आपसे ऑप्शन देता हुआ है, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की। तो ज़रूर करके देखिएगा, इसका डेरिवेशन भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता हुआ चला जाएगा। तो अभी आपने इंटीग्रेट किया है बिना लिमिट्स के साथ, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट के साथ। तो जब मैं यहाँ पर लिमिट्स लगाऊंगा तो मैंने क्या कर दिया, T1 टेम्परेचर के ऊपर रेट कॉन्स्टेंट क्या है, K1 है, और T2 टेम्परेचर के ऊपर रेट कॉन्स्टेंट क्या है आपके पास, K2 है। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसका यूज़ कर आप लोग रेट कॉन्स्टेंट निकाल पाओगे दूसरे टेम्परेचर के ऊपर। यानी कि अगर एक टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट गिवन है तो दूसरे टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो मुझे इसी को इंटीग्रेट करने के बाद मिलने वाली है। तो इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल एन के क्या हो जाएगा, एल एन के हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, लिमिट लगा दूंगा K1 K2, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या निकला था, a अपॉन में r इंटू में माइनस का 1/t। लिमिट्स मैंने यहाँ पर भी पुट कर दी, T1 अपॉन में T2। उसके बाद लिमिट्स को खोलना है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। जैसे ही मैं यहाँ पर लिमिट्स को खोलूंगा तो पास क्या बन जाएगा, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन में r इंटू में 1/t2 माइनस का 1/t1। पहले लगेगी अपर लिमिट, बाद में लगेगी लोअर लिमिट। उसके बाद मैं यहाँ पर इस माइनस को एडजस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, इसको 1 अपॉन में T1 माइनस का 1 अपॉन में T2 लिख दूंगा। यानी कि मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा, तो ये जो माइनस आपके पास यहाँ पर बाहर में क्या हो जाएगा, आपके पास एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये भी पता आपको कि ln a माइनस का ln b क्या होता है, आपके पास ln का a/b होता है। तो यानी कि मैं ln K2 माइनस का ln K1 कर सकता हूँ, ln K2 अपॉन में K1 लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को भी आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस इक्वेशन का यूज कर ही आप लोग निकाल सकते हो। अगर आपको एक टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट पता है तो दूसरे टेम्परेचर के ऊपर भी रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो, बशर्ते आपको एक्टिवेशन एनर्जी पता हो। तो इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इस फॉर्मूले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, और क्वेश्चंस आपके ग्राफिकल पोर्शन से भी आते हैं। जो अभी आप लोगों ने इंटीग्रेशन किया था बिना लिमिट के साथ, आपके पास वहाँ पर इक्वेशन क्या आई थी, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस a अपॉन में rt। इसको आप लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू c प्लस mx से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो, और आप लोग कह सकते हो कि ln k और 1/t के बीच में जो ग्राफ आएगा वो आपके पास कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस का a अपॉन r के बराबर होगा। इंटरसेप्ट यहाँ पर ln a के बराबर होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नेचुरल लॉग को लॉग के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर बेस क्या होता है, e होता है, यहाँ पर बेस क्या आपके पास 10 होता है। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2.303 से। तो मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड किया हुआ है 2.303 से। आपके पास इक्वेशन बन जाएगी log k इज इक्वल टू log a माइनस
ए अपॉन में 2.303 RT। अब अगर आप लोग यहाँ पर ग्राफ बनाओगे log k और 1/t का, तो जो स्लोप है उसके अंदर भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा पास, माइनस का ए अपॉन में 2.303 R के बराबर हो जाएगा, और इंटरसेप्ट आपके पास क्या हो जाएगा, log a। इंटरसेप्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपको log वाली फॉर्म भी याद रखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं उसके अंदर जनरली आपको log ही गिवन होगा, क्योंकि कैलकुलेटर के ऊपर आप लोग log को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप लोग log टेबल का भी यूज कर सकते हो। तो इस पोर्शन से, यानी कि आर्हेनियस इक्वेशन वाले पोर्शन से, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन से आपको क्या क्या याद रखना है, आपको सबसे पहले याद रखनी है डिफरेंशिएट फॉर्म, जो कि क्या है, d/dt ऑफ ln k इक्वल टू ए अपॉन में RT का स्क्वायर। उसके बाद आपको आर्हेनियस की इक्वेशन भी याद रखनी है, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ए अपॉन में RT। उसके बाद आपको ये इक्वेशन भी याद रखनी है, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ए अपॉन में RT। इस इक्वेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस इक्वेशन को याद रखिए। नेचुरल log के अंदर भी याद रखिए, और log विद द बेस 10 भी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये इक्वेशन भी पता होनी चाहिए, ln k2 अपॉन में k1 इज इक्वल टू ए अपॉन में r इंटू में 1/t1 माइनस का t2। इसको भी आप लोग नेचुरल log के अंदर भी याद कर सकते हो और log के अंदर भी याद कर सकते हो। कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन से। अभी आप लोग आर्हेनियस इक्वेशन को और भी ज़्यादा पढ़ने वाले हो। हम लोग पढ़ेंगे कि फीचर्स क्या क्या होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के, हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर क्या क्या होते हैं आर्हेनियस इक्वेशन के। उसके बाद लिमिटेशन देखेंगे कि आखिर आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर लिमिटेशन क्या है, क्यों आपको गार्डनरी कंसेप्ट की जरूरत पड़ी। उन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं इस आर्हेनियस वाले पोर्शन के अंदर। तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वेरीज लीनियरली इन आर्हेनियस इक्वेशन। अभी अभी आपने पढ़ा है कि अगर आप लोग ln k का और 1/t का ग्राफ बनाओगे तो आपके पास कैसा आता है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब ln k 1/t के साथ लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए क्या है, ln k इंक्रीजेज लीनियरली विद 1/t, तो ये गलत है। k इंक्रीजेज लीनियरली विद t, ये भी गलत है। ln k डिक्रीजेज लीनियरली विद 1/t, तो ये ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, जो कि आपको गिवन होंगे आर्हेनियस इक्वेशन से। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन a प्लस b आपके पास बन रहा है यहाँ पर c प्लस d। इक्वेशन कैसे गिवन, आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पर गिवन है। उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी रेट कांस्टेंट गिवन है k1, और बैकवर्ड के लिए क्या गिवन है, k इनवर्स। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड स्टेप इज इक्वल टू 100 किलो जूल। द वैल्यू ऑफ आर्हेनियस फैक्टर इज 1 इंटू में 10 raised to the power 10, whereas the concentration of A, B, C, D are 1 molar, 2 molar, 5 molar and 4 molar respectively. What will be the value of K1 and K inverse at 700 Kelvin? Also calculate the value of forward rate constant at 1000 Kelvin temperature. ये क्वेश्चन CSIR नेट का था। बेसिकली जो क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था वो सिर्फ इतना ही पोर्शन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था। मैंने पोर्शन यहाँ पे ऐड किया है ताकि आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी और भी समझ में आए, और ऑप्शन मैंने यहाँ पर हटा दिए, लेकिन पेपर के अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस भी गिवन थे, लेकिन कैसे इन क्वेश्चन को करना है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, जो चीज़ आपको गिवन है उसको आप लोग क्या करो, अलग से लिख लो। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या क्या गिवन है, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन गिवन है, a प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ए फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है, और बैकवर्ड क्या आपके पास K इनवर्स है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड स्टेप इज इक्वल टू 100 किलो जूल। यानी कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है फॉरवर्ड स्टेप की कितनी गिवन है, 100 किलो जूल के बराबर गिवन है। उसके बाद आपको ये भी गिवन है कि जो आपका A है वो क्या है, 1 इंटू में 10 raised to the power 10 है। उसके साथ साथ आपको इक्वेशन के अंदर एक ही कंसंट्रेशन गिवन है 1.0 मोलर, टू की कितनी, बी की कितनी गिवन है 2.0 मोलर, इसे कितनी है 5.0 मोलर, और डी की कितनी आपके पास कितनी है 4.0 मोलर। और एक कंसंट्रेशन किसके ऊपर है, इक्विलिब्रियम के ऊपर है। इसका मतलब आप लोग यहाँ से के इक्विलिब्रियम को भी आराम से निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा वो, कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी। और आपका जो के इक्विलिब्रियम है बराबर किसके होगा, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन में बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको इतनी बातें तो पता है। एक चीज़ आपको ये गिवन है और आपको यही पता है कि K1 अपॉन में K इनवर्स इज इक्वल टू होने वाला है K इक्विलिब्रियम के, ये बराबर होगा C इंटू में D अपॉन में A इंटू में B। और इनकी वैल्यू भी आपको गिवन है, यानी कि वैल्यू का मैं पुट कर सकते हो। C कितना है 5 गिवन है, D कितना है 4 गिवन है, ये कितना है 1 है, ये कितना है आपके पास 2 है, यानी कि वैल्यू कितना आपके पास यहाँ पर आके निकल कर आ गई है
10 आपके पास यहाँ पर निकल कर आ गई है। तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K1 एंड K इनवर्स एट 700 केल्विन। 700 केल्विन के ऊपर आपके पास फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी और रिवर्स रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यू क्या रहने वाली है, आपके पास कांस्टेंट ही रहने वाली है। उसके बाद जब तक आप लोग आर्हीनियस इक्वेशन को पढ़ रहे हो तब तक आपको एक्टिवेशन एनर्जी को और आर्हीनियस फैक्टर को दोनों को ही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानकर चलना है। गार्डिनर ने बताया था आकर कि एक्टिवेशन एनर्जी और आपका आर्हीनियस फैक्टर दोनों क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लेकिन आर्हीनियस जब तक आप लोग आर्हीनियस थ्योरी को पढ़ रहे हो तब तक आपको एक्टिवेशन एनर्जी को और आपके आर्हीनियस फैक्टर को क्या लेना है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लेना है। इसीलिए जब मैंने अभी आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन कराते हुए मैंने क्या किया था, यहाँ पर इस एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने बाहर निकाल दिया था। इसका मतलब क्या है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। बट रियलिटी के अंदर आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और जो आर्हीनियस फैक्टर होता है ये भी आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कंसेप्ट आपका शुरू होगा जब आप लोग क्या पढ़ लोगे, गार्डिनर की कंसेप्ट को पढ़ लोगे। ये लिमिटेशन है आर्हीनियस इक्वेशन की कि उसने नहीं बोला था कि जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है और जो आपका आर्हीनियस फैक्टर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। उसने कहा था कि एक्टिवेशन एनर्जी भी और आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी दोनों क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। बाद में इसका करेक्शन हुआ था। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आया आर्हीनियस इक्वेशन से तो उस केस के अंदर आपको एक्टिवेशन एनर्जी को और अपने आर्हीनियस फैक्टर को लेना पड़ेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही लेना पड़ेगा। तो यहां पर भी आप लोग क्या लेकर चलने वाले हो कि आपका जो EA है वो आपका क्या है, यहां पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और जो आपका आर्हीनियस फैक्टर है ये भी आपके पास क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो 700 केल्विन के ऊपर होगी वही सेम वैल्यू किसके ऊपर होने वाली है, एक्टिवेशन एनर्जी की 1000 केल्विन के ऊपर होने वाली है। जो आपके पास आर्हीनियस फैक्टर होगा 700 केल्विन के ऊपर वही आपके पास आर्हीनियस फैक्टर किसके ऊपर होने वाला है, 1000 केल्विन के ऊपर होने वाला है। तो क्वेश्चन अब काफी ज्यादा इजी हो गया है। अब तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K1 एंड K इनवर्स एट 700 केल्विन। तो K इक्विलिब्रियम हमको पता है 10 होता है। उसके बाद फॉरवर्ड का क्या गिवन है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है और आर्हीनियस फैक्टर भी गिवन है। और आपको पता है आर्हीनियस इक्वेशन से क्या होता है, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आर्हीनियस इक्वेशन को लगाना चाहो तो आप लोग लगा सकते हो। फॉरवर्ड के लिए भी लगा सकते हो और बैकवर्ड के लिए भी लगा सकते हो, दोनों के लिए अलग अलग लगा सकते हो। अगर मैं लगाऊंगा फॉरवर्ड के लिए तो आप लोग क्या लिखोगे कि फॉरवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है वो आपको बराबर किसके होगा, आर्हीनियस फैक्टर जो आपके पास फॉरवर्ड के लिए है e⁻⁻ EA जो आपके पास है फॉरवर्ड के लिए अपॉन में RT। अगर आप लोग लगाना चाहते हो बैकवर्ड के लिए तो कैसे लगाओगे, जो K आपके पास होगा बैकवर्ड के लिए ये आपका बराबर होगा A आपका जो है किसके लिए, बैकवर्ड के लिए e⁻⁻ EA जो आपके पास किसके लिए है, बैकवर्ड के लिए अपॉन में RT। तो इस तरीके से आप लोग बैकवर्ड के लिए और फॉरवर्ड के लिए अलग अलग अपनी आर्हीनियस इक्वेशन को लगा सकते हो। तो आपको फॉरवर्ड के लिए आर्हीनियस फैक्टर क्या है, गिवन है। आपको यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, गिवन है। टेम्परेचर भी आपको गिवन है, R भी आपको गिवन है, EF भी आपको गिवन है, AF भी आपको गिवन है। तो आप लोग फॉरवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि K फॉरवर्ड अपॉन में K बैकवर्ड आपको क्या है, K इक्विलिब्रियम है और K इक्विलिब्रियम हम लोग निकाल चुके हो 10 के बराबर। यानी कि अगर आप लोगों ने K फॉरवर्ड निकाल लिया तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो, K बैकवर्ड भी निकाल सकते हो। यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K1 एंड K इनवर्स एट 700 केल्विन। तो K1 भी निकाल लोगे और K इनवर्स भी निकाल लोगे। आगे मैंने लिखा हुआ है ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एट 1000 केल्विन। अगर एक टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट पता है तो दूसरे टेम्परेचर के ऊपर भी रेट कांस्टेंट आप लोग इजीली निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग आराम से कर लोगे। बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत हो रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो ताकि नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं इस क्वेश्चन को भी अलग से करवा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द रिएक्शन द रेट कांस्टेंट K एट 27 डिग्री सेल्सियस was found to be 5 into 10 raised to the power 11 e⁻⁻50 the activation energy of reaction is। 4 ऑप्शन गिवन थे, CSIR नेट 2012 का ये क्वेश्चन है। सारे के सारे ऑप्शन जो है वो बहुत दूर दूर है, यानी कि जो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसके अंदर आपको ज़्यादा सिग्निफिकेंटली आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ऑप्शन आपको गिवन है वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर गिवन है और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है। आपको जो पता है कि जो आपका K है वो क्या होता है, A इंटू में e⁻⁻ इस फॉर्म में आपको इक्वेशन याद है और इसी फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन आपको, K = 5 इंटू में 10⁻11 e⁻⁻50। तो कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। और जैसे ही आप लोग कंपेयर करोगे आप लोग क्या बोल सकते हो कि जो आपका E/RT है ये 50 के बराबर
बराबर होना चाहिए, यानी कि EA अपॉन में RT जो है वो 50 के बराबर हो गया। टेम्परेचर भी गिवन है, R की वैल्यू पता होती है तो आराम से आप लोग यहाँ पर EA को निकाल लोगे। अब सारे के सारे ऑप्शन जो है वो जूल के अंदर गिवन है, तो R की वैल्यू भी आप लोग क्या लोगे, जूल के अंदर ही लोगे। वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है, आंसर निकाला हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और भी क्वेश्चंस आए हैं सेम इसी टाइप के, गेट के अंदर भी आए हैं और नेट के अंदर भी आए हैं। मैंने सभी क्वेश्चंस को नहीं लिया है, एक टाइप मैंने करा दिया है। तो अगर आपके पास कोई इस टाइप का क्वेश्चन है तो वो आप लोग आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट K ऑन टेम्परेचर T ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। आपको यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन गिवन थी, ln K इज इक्वल टू -5000 अपॉन में T प्लस का 10। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अप टू 2 डेसिमल करना है, किलो जूल मोल के अंदर, किलो जूल पर मोल के अंदर आपको आंसर देना है। गेट 2017 का एक क्वेश्चन था, तो CSIR नेट के अंदर उसने यूज किया था K इज इक्वल टू AE रेज़ टू द पावर माइनस EA अपॉन में RT, और गेट में वो यूज कर रहा है ln K इज इक्वल टू माइनस का EA अपॉन में R इंटू में 1/T प्लस KC। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म को आप लोग डायरेक्टली इससे कंपेयर कर लो और आराम से आप लोग अपने एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ पर निकाल पाओगे। मैंने इसको यहाँ पर सोल्व भी किया हुआ है। एक आपके पास इक्वेशन ये आपको पता ही होती है, ये आपको गिवन है, ये आपको पता है। कंपेयर करोगे तो आप लोग बोल सकते हो कि माइनस का EA अपॉन में R किसके बराबर है, माइनस के 5000 के बराबर है। तो कंपेयर कर दो, R की वैल्यू को पुट कर दो, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आराम से निकल कर जाएगी। आपको किलो जूल पर मोल के अंदर रिपोर्ट करना है अप टू 2 डेसिमल। तो गेट के अंदर कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, इफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन आर्हेनियस इक्वेशन इज 1.6 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 12 सेकंड इनवर्स, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर विल बी क्लोज टू। CSIR नेट जून 2017 का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है कि आपको पता है कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो बराबर होता है AE रेज़ टू द पावर माइनस EA अपॉन में RT। अब क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि आपको जो टेम्परेचर वो कैसा है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो क्या मान लेते हैं उसको, इन्फिनिटी मान लेते हैं। अगर मैं टेम्परेचर को इन्फिनिट कर रहा हूं तो आपके पास ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, E रेज़ टू द पावर माइनस का 0। अब E रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है, वो आपके पास 1 के बराबर होता है। इसका मतलब जो आपका रेट कांस्टेंट है वो क्या हो गया, A के बराबर ही हो गया। वैल्यू गिवन है कि 1.6 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 12 सेकंड इनवर्स, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपके पास 1.6 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 12 सेकंड इनवर्स ही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस पार्ट से। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग आराम से ये सभी क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आर्हेनियस इक्वेशन फॉर 2 केमिकल रिएक्शन आर K1 इज इक्वल टू A1 E रेज़ टू द पावर माइनस E1 अपॉन में RT एंड K2 इज इक्वल टू A2 E रेज़ टू द पावर माइनस E2 अपॉन में RT। इफ E1 is greater than E2 then at given temperature T1 K1 अपॉन में K2, आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है वही आपको बताना है। CSIR नेट 2017 दिसंबर का आपके पास एक क्वेश्चन है, तो जून में भी आया, दिसंबर के अंदर भी आया, 2018 के अंदर भी क्वेश्चन आया था इस पार्ट से, और 2019 के अंदर भी आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो हर साल क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से, आपको ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और क्लास 12 से ही आप लोग इस पार्ट को पढ़ते हुए आए हो तो आपको काफ़ी ईजी भी लग रहा होगा। ये क्वेश्चन के अंदर भी कुछ भी आपको नहीं करना था, आपको गिवन था कि आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन के लिए क्या गिवन था, K1 इज इक्वल टू A1 E रेज़ टू द पावर माइनस EA1 अपॉन में RT, और आपको ये भी गिवन था कि जो K2 है सेकंड रिएक्शन के लिए इज इक्वल टू A2 E रेज़ टू द पावर माइनस EA2 अपॉन में RT। अब एक्सपोनेंशियल के अंदर इक्वेशन को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इसको लो की फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ। इसको भी मैंने क्या कर दिया, लो की फॉर्म में लिख दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, लो की फॉर्म के अंदर लिख दिया। क्या बन जाएगा, ln K1 इज इक्वल टू ln A1 माइनस E1 अपॉन में RT, ln K2 इज इक्वल टू ln A2 माइनस E2 अपॉन में RT। उसके बाद मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसको दे दिया इक्वेशन 2, दोनों को सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया ताकि आप लोग आराम से उसको कंपेयर कर सको और आप आराम से अपने आंसर तक आप लोग पहुंच सको। जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूँ क्या बन जाएगा, ln K2 माइनस का ln K1, मैंने क्या किया हुआ है इक्वेशन 2 के अंदर से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो क्या बन जाएगा पास ln K2 माइनस ln K1, ln K2 माइनस ln K1, उसके बाद ln A2 माइनस का ln A1, ln A2 माइनस का ln A1। यहाँ से मैंने क्या किया हुआ है, माइनस को आप लोग कॉमन ले सकते हो आप, या फिर आप लोग उसको ले सकते हो E1 माइनस का E2 अपॉन में RT। माइनस को कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, E2 माइनस का E1 बनेगा, फिर माइनस को मैंने अंदर कर दिया एडजस्ट, क्या बन जाएगा, E1 माइनस का E2 बन जाएगा। तो ये आपके पास पूरी की पूरी इक्वेशन बन जाएगी फॉर्म की। उसके बाद आपको पता है कि ln A माइनस का ln B आपके पास क्या होगा, ln A बाई B होता है। तो ln K2 माइनस के ln K1 को आप कह सकते हो ln K2 अपॉन में K1 लिख सकते हो। उसके बाद ln A2 माइनस के ln A1 को लिख सकते हो ln A2 अपॉन में A1 लिख सकते हो। और ये टर्म
टर्म आपके पास एज इट इज़ यहाँ पर है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर उसने आपको गिवन है कि जो आपका E1 है वो आपका क्या है, E2 से बड़ा है। शायद आपको यही चीज़ जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो आपका E1 है वो क्या है, आपका E2 से बड़ा है। तो अब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर अपनी गिवन कंडीशन को अप्लाई करूँगा कि जो आपका E1 है वो आपका E2 से बड़ा है। यानी कि अगर आपका E1 E2 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, जो E1 माइनस का E2 है वो कैसा आने वाला है, आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आने वाला है। टेम्परेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, R क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ये पूरा टर्म पॉजिटिव है इसका मतलब जो आपके पास ln K2/K1 है वो क्या बन जाएगा, ln A2/A1 प्लस कुछ पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब ln K2/K1 आपका बड़ा है ln A2/A1 से। तभी इक्वेट करने के लिए अगर आपका ln K2/K1 ln A2/A1 से बड़ा होगा तभी आपको उसको इक्वेट करने के लिए कुछ चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या की है, ऐड की है। अगर जो चीज़ आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड की है उसको आप लोग निकाल दोगे तो आप लोग लिख सकते हो कि जो आपका ln K2/K1 है वो बड़ा होगा ln A2/A1 से। उसके बाद दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, एक्सपोनेंशियल ले लिया, क्या बन जाएगा, K2/K1 इज ग्रेटर देन A2/A1। अब अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शंस को देखोगे तो इस टाइप का ऑप्शन आपको नहीं गिवन है जहाँ पर K2/K1 गिवन है। यहाँ पर पास K2/K1 है लेकिन इस केस में A2/A1 करके यहाँ पर ग्रेटर देन दिखाया हुआ है। बाकी सभी ऑप्शन में क्या आपके पास क्या है, K1/K2 है। यानी कि अब आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा। जैसे ही कंपैरिजन के केस में आप लोग चीज़ों को उल्टा करते हो तो जो आपका कंपैरिजन का साइन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। अगर आपका 5 7 से बड़ा है तो ऑफ कोर्स 1/5 आपका छोटा होगा 1/7 से। तो जैसे ही आप लोग नंबर को इन्वर्स करते हो, रेसिप्रोकेट करते हो, उस केस के अंदर जो आपका साइन होता है कंपैरिजन का, ये क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाता है। अगर K2/K1 आपका बड़ा है A2/A1 से तो डेफिनेटली K1/K2 आपका छोटा होगा A1/A2 से। और ये आपको ऑप्शन भी गिवन था और यही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, फॉर ए रिएक्शन विद एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 49.8 किलो जूल पर मोल the ratio of rate constants at 600 Kelvin and 300 Kelvin is approximately। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आर्हीनियस इक्वेशन का यूज करते हुए एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो फॉर्मूला आपको पता है वैसे भी, ln K2/K1 इज इक्वल टू क्या आपके पास, EA/R इंटू में 1/T1 माइनस का T2। तो आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है T2 भी आपको गिवन, T1 भी आपको गिवन है, T2 आपको गिवन है, EA भी आपको पता है, R भी आपको पता है। आपको क्या निकालना है, K2/K1 निकालना है, यानी कि K at 600 केल्विन और क्या निकालना है आपको, K at 300 केल्विन। इसका सिर्फ और सिर्फ आपको रेशो निकालना है। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कीजिए, अपने आंसर को निकालिए। CSIR नेट 2016 का ही क्वेश्चन है। 17 का भी कर लिया, 16 का भी कर लिया, 17 में जून में भी आया था, दिसंबर के अंदर भी आया था, 18 के अंदर भी क्वेश्चन आया और 19 के अंदर भी क्वेश्चन आया है। तो टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं और जैम के अंदर भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जैम का ही लिखा हुआ है, जैम 2016 का। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपके सामने है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन एट 300 and 350 केल्विन आर 8 and 160 लीटर per mole per second respectively. The activation energy of the reaction in kilojoule per mole is। तो मैंने आपको अभी भी जो क्वेश्चन कराए हैं उसके सामने क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है। सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है, आराम से आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो वैल्यूज़ को पुट कर लेना, आपके आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर निकलता है उसे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करना, ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, फॉर ए रिएक्शन द रेट कॉन्स्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज डबल्ड व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 45 डिग्री सेल्सियस। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज। तो ये फॉर्मूला भी आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R इंटू में 1/T1 माइनस का T2। यहाँ पर क्या गिवन है, जो आपका K2 है वो क्या है आपके पास, ट्वाइस ऑफ K1 है। आपको K1 भी पता है, K2 भी पता है, आपको EA निकालना है, R पता है, T1 पता है, T2 पता है। तो सारे वेरिएबल्स पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, EA को निकालना है। अब एक्टिवेशन एनर्जी को काफ़ी बार आपसे पूछता है क्वेश्चन के अंदर, तो क्यों ना एक्टिवेशन एनर्जी का आप लोग यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। हालांकि इस फॉर्मूले के अंदर मैंने कुछ भी अलग नहीं किया हुआ है, इसी इक्वेशन से मैं कहाँ पहुँचा हूँ, इस इक्वेशन तक पहुँचा हूँ। थोड़ी सी मैंने मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की हुई है। बाकी अगर आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो आप लोग याद कर सकते हो, EA = R T1 T2 अपॉन में T1 -
-T2 ln K1/K2, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ इसी को थोड़ा सा मैंने क्या किया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है, ताकि आप लोग डायरेक्टली एक स्टेप के अंदर ही एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिया हुआ है CSIR नेट का। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये। इन एटम रिकम्बिनेशन रिएक्शन 4 ऑप्शन थे, कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा। मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दिया था कि जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है क्या वो नेगेटिव हो सकती है, क्या वो जीरो हो सकती है, इसको आपको सोचना है। अगर आपने वो सोच लिया तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी आराम से कर पाओगे। बाकी इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराने वाला हूं, और नेक्स्ट वीडियो में जो कंसेप्ट हम लोग सीखें उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर से भी क्वेश्चन आया हुआ है CSIR नेट के अंदर। तो सब कुछ आपको पढ़ना है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नहीं हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग RJ Academy को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, और पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए लेक्चर्स लाते रहें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।